नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का आंसर की, और बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों एकदम एकदम सटीकता से हम लोग आंसर की को देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो है 15 दिसंबर का पेपर है। ठीक है, शिफ्ट 1 का पेपर है, और ये सेट जो है दोस्तों सेट है ओ। अब सेट कोई भी हो दोस्तों, देखिएगा कि अलग अलग सेट में क्या होता है कि क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, लेकिन यही क्वेश्चन आया था आप लोगों का। ठीक है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों सीडीपी का, तो सीडीपी में अच्छा क्वेश्चन दिया है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किससे संबंधित है ना, आपका ये सबसे पहला क्वेश्चन संबंधित है हार्वर्ड गार्डनर से। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर जो है दोस्तों क्या क्वेश्चन आया है, जरा देखिए, इंग्लिश वाले देखेंगे यहाँ पे, है ना, कि हार्वर्ड गार्डनर ने आपका प्रस्तावित किया कि बुद्धि, यहाँ पे देखिए केवल अनुवांशिक, यहाँ पे जहाँ पे आपका दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे केवल वर्ड आ जाता है वो आपका रॉन्ग होता है। वो आपका क्या होता है, रॉन्ग होता है। जहाँ पे याद करने रटने के बारे में कहा जाता है वो भी ऑप्शन क्या होता है, रॉन्ग होता है। आप लोग टैग वर्ड्स के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से भावात्मक अधिगम के बारे में होता है, यानी भावनात्मक के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं कहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया है ना, बुद्धि को अलग अलग प्रकार में विभाजित किया है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है 8 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मानक पाठ्यचर्या, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो ऑप्शन 2 को देखिए, मानक पाठ्यचर्या क्या होता है दोस्तों, रॉन्ग होता है, आप लोगों को पता है। उसके बाद शिक्षण का एक तरीका होता है जो टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पर जोर देता नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए अनुशासन, रट्टा मार, यहाँ पे रट्टा जहाँ पे वर्ड आ जाता है वो भी ऑप्शन आपका गलत होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना। यानी प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगर हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर देखें तो ऑरेशन एंड रीजन का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्या कहा गया, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती है। नहीं दोस्तों, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां क्यों चुप रहेगी, है ना। उसके बाद बोला है कि कक्षाओं की चर्चा में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। नहीं, लड़कियां भी तो कक्षा के चर्चा में भाग ले सकती है। क्यों भाई, यहाँ पे देखिए दोनों, अगर ये सेंटेंस को देखेंगे तो जेंडर वाइज को जो है बढ़ावा दे रहा है ना। आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम होता है दोस्तों। इसीलिए क्या होगा, अभिकथन और कारण दोनों का दोनों गलत है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर हम 4 नंबर की बात करते हैं तो 4 नंबर में दोस्तों मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन था। तो देखिए नेचर ऑफ इवैल्यूएशन असेसमेंट क्या होना चाहिए था, ये आपका गतिशील होना चाहिए और आपका प्रामाणिक होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर हम 5th का बात करते तो 5th में फिर से दोस्तों हम लोगों का क्या क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो देखिए अभिकथन क्या कह रहा है, अभिकथन कह रहा है कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षाओं पर निर्भर नहीं करना चाहिए। सही बात है, निर्भर नहीं करना चाहिए। निकट संदर्भित परीक्षा में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारक प्रदर्शन मानक से की जाती है, एकदम की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है। ए की आर की सही व्याख्या करता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए की आर जो है वो सही व्याख्या करता है और दोनों का दोनों आपका करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे यानी क्वेश्चन का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन है तो उतना भी आपका जो है उतना भी जान नहीं, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए
अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए, ये सीधा साधा आंसर है दोस्तों इसका, ये कोई भी छात्र बोल सकता है आराम से, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण तथा गैर उदाहरण दीजिए, ये भी आसानी से आप लोग कर लोगे। एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है, इसको भी आसानी से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका कि स्तनधारियों ने अपने अपने आप को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे यहाँ पे क्रिएटिव माइंड का यूज करना होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फिर से हम लोगों का क्या है, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन दिया गया है। एक समावेशन कक्षा विभेदित निर्देशन का पालन नहीं करती है, गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि समावेशी कक्षा क्या होता है, विभेदित निर्देशन का पालन करती है दोस्तों। इसलिए समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने, एक जैसे यहाँ पे वर्ड ही आपका गलत दे दिया है दोस्तों। एक जैसा कोई भी विद्यार्थी नहीं सीखता है, क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी होते एक जैसा नहीं सीखते हैं, इसलिए अभिकथन और रीजन दोनों का दोनों गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना आपका क्या कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप जो है ये माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो है दृष्टिबाधित बच्चों से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए दृष्टिबाधित के लिए जो है आपका यहाँ पे वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण का भी उपयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रेल यानी एम्बसर और प्रदर्शक, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। वाग पहचान सॉफ्टवेयर यानी भाषण से पाठ, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्यों दोस्तों, क्योंकि बच्चों को देखने में दिक्कत है, यानी बच्चों को देखने में दिक्कत है, तो साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे तो वो देख नहीं पाएगा, इसीलिए इसका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी एंड सी, ठीक है। अगला प्रश्न अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि यहाँ पे देखिए अति उत्तेजक तो होगा नहीं, ठीक है, यानी अव्यवस्थित विन्यास भी नहीं होगा दोस्तों, हाँ ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक है। ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और यहाँ पे बचना वर्ड जो है ये भी आपका नेगेटिव है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की अगर बात करते हैं कि कक्षा में आपका प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उन्हें क्या करना चाहिए ना, सक्रिय में आपका उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखना चाहिए और उनकी दिलचस्पी को बनाए रखना चाहिए। ये जो होता है दोस्तों मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे देखिए कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो देखिए अपनी खुद की शैक्षिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके, यानी टीचर को सोचना चाहिए कि मेरे में ही कुछ गलती हुआ होगा, है ना, या फिर छात्र को खुद में समझना चाहिए, ठीक है, कि हमसे ही कुछ गलती हुआ होगा इसीलिए बच्चे जो है असफल हुआ, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि संरचनावादी अधिगम के पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। तो देखिए अगर हम नंबर 2 का ऑप्शन देखते हैं, 2 नंबर का ऑप्शन कि पूर्व ज्ञान केवल उन्नत शिक्षार्थियों, केवल उन्नत नहीं होता है दोस्तों, ये आपका नेगेटिव वर्ड है इसलिए नहीं होगा, ठीक है। देखिए पूर्व ज्ञान केवल, यहाँ पे भी आ गया है केवल, तो थर्ड ऑप्शन वाला भी आपका करेक्ट नहीं होगा। आपका बाधा बन सकता है, बाधा वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होता है, क्योंकि बाधा वर्ड जो होता है आपका एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 14 नंबर का क्या क्वेश्चन है कि एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो देखिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करके नहीं दोस्तों, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं होगा, गोल नहीं होगा। देखिए
सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देशन प्रदान करके ये भी नहीं होगा। आपका प्रतिपुष्टि जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, ग्रेड जो होता है आपका नेगेटिव वर्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है दोस्तों, सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर हम 50 नंबर की बात करते हैं तो 50 नंबर में भी क्या है, देखिए ये अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे अभिकथन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। सही बात है, रहना भी चाहिए। माता पिता का यह दायित्व होता है दोस्तों कि मेरा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसका जो है डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, ये सब को जो है ध्यान में रखना चाहिए। समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपका अभिकथन और कारण आपका दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए 16 नंबर का। तो 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश यानी डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के डैश के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अपसारित चिंतन जो होता है सबसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए फंक्शनल फिक्स्डनेस आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद मीन इंड एनालिसिस और कन्वर्जेंट थिंकिंग तो एकदम अच्छा नहीं होता दोस्तों। कन्वर्जेंट में क्या होता है, हम लोग सीमित सोचते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन में क्या है, डाउटफुल है। इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि जो है आपका सीबीएसई जो है आंसर शीट जब जारी करता है तब इसमें कौन सा क्वेश्चन को सही माना जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन को सही मानता है, ये देखना होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अन्वेषण अधिगम में छात्र, अन्वेषण अधिगम, अन्वेषण का मतलब क्या होता है, कुछ खोज करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी डाउटफुल है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, लेकिन मेरे हिसाब से जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए कि विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन सीबीएसई इसको भी करेक्ट दे सकता है, वो आंसर की आने के बाद आप लोग उसके मतलब आपको पता लग जाएगा कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही है। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रति यानी कॉन्सेप्ट को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है यानी ताकि वो ध्यान केंद्रित कर सके। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान केंद्रित कर सके। ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है ना, अधिसंज्ञान कहलाता है, जिसको मेटा कॉग्निशन बोलते हैं दोस्तों। इसके फोल्डिंग तो नहीं होगा, इसके फोल्डिंग तो सहायता देना होता है। ठीक है, तो 18 नंबर का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए कि ज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती है, लेकिन सीखने के लिए मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती है। जहाँ पे नहीं वर्ड आता है दोस्तों ये तो गलती होता हमेशा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भावनाएं संज्ञान को विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। ये आपका जो है दोस्तों सबसे अच्छा आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए नकारात्मक या आपका पुनर्वलन देकर तो होगा नहीं, आपका इनाम और पुरस्कार देकर तो होगा ही नहीं, किसी सजा को हटाने का लोभ देकर के भी नहीं होगा। तो सबसे मस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सीखने का आनंद पैदा करके। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अब देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोला है कि आपका आंतरिक अभिप्रेरणा और मतलब बाह्य अभिप्रेरणा के बीच सही संबंध का वर्णन कौन सा ऑप्शन आपका सबसे सही तरीके से कर रहा है। तो देखो आपका बोल रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से अभिप्रेरण नहीं कर सकती है। तो ये तो ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्र वर्ड भी आपका नेगेटिव होता है। तो सबसे अच्छा आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे देखो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 23 है कि बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। एकदम सही बात। जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जाति, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को खो देते हैं। एकदम सही बात है दोस्तों। जब सही बात है तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ए की और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। तो देखिए आपका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो है जीन पियाजे का है। संतुलीकरण यानी जिसको इक्विलिब्रेशन बोलते हैं ये भी जीन पियाजे का है। आपका गतिविधि यानी एक्टिविटी भी जो है दोस्तों आपका ये भी जीन पियाजे का है। लेकिन सांस्कृतिक उपकरण जो है आपका जीन पियाजे का नहीं है, ये है लेव वाइगोस्की का। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर है। सही बात है। और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों का दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो देखो अब कि पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वे असंतुलन को अनुभव करते हैं और अनुकूलन का सहारा लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, जहां जीन पियाजे जो है बच्चों को क्या बोलते हैं कि विचारों के सक्रिय हेरफेर करता। सही बात है। और वही लेव वाइगोस्की क्या बोलते हैं, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का या फिर उसका आधार क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका बी और सी दोनों आपका राइट है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। संज्ञानात्मक विकास का क्या मायने होता है कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 भी लगाया है कि पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना। तो ये जो है जीन पियाजे बोलते हैं, ये जो है आपका लेव वाइगोस्की नहीं बोलते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन जो एकदम सीधा साधा क्वेश्चन था दोस्तों कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास का क्षेत्र के माध्यम से यानी प्रगति में मदद करने में डैश की आवश्यकता होती है, भूमिका होती है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं MKO, हिंदी से बोलते हैं अधिक जानकार अन्य, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा है। वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों वीडियो का प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यारा सा लाइक करना है हमारा मेहनत का फल होता है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।